नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विधेय पद्धति। लेकिन उससे पहले हम लोग मिश्र बंधुओं को पढ़े थे जो कि कालानुक्रम पद्धति में था। तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ा हुआ था कि उन्होंने जो काल बांटा था 5 खंडों में, फिर उसके बाद 5 नामकरण किए थे ना हिंदी साहित्य का बांटकर, तो वो फिर 8 उपखंडों में भी बांटा गया था उसको। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने पहला क्या माना था? तो पहला उन्होंने शुरुआत किया था आरंभिक काल से। आरंभिक काल। दूसरा उन्होंने माना था माध्यमिक काल। और फिर तीसरा उन्होंने क्या माना था? तो उन्होंने तीसरा माना था अलंकृत काल। चौथा माना था परिवर्तन काल। और फिर पांचवा माना था वर्तमान काल। ये 5 खंड हो गया उसका। अब इसके बाद प्रत्येक में उन्होंने दो दो भाग में बांट दिया था, जैसे पूर्व और यहाँ पर उत्तर। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर पूर्व आरंभिक काल हो जाएगा, फिर उत्तर आरंभिक काल हो जाएगा। इसी तरह मध्य को भी बांटा था। तो मध्य को बांटा था तो पूर्व मध्य काल, ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल, और फिर इसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर इसको भी दो भागों में बांट दिया था, पूर्व अलंकृत काल और फिर उसके बाद उत्तर अलंकृत काल। ठीक, तो इस आधार पर इन्होंने बांट दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, ये आदिकाल को उन्होंने माना था। किसको? आदिकाल को। और फिर ये आपका जो है आदिकाल के बाद क्या बचा है? तो ये हो जाएगा भक्ति, और फिर इसके बाद नीचे हो जाएगा ये रीति, और फिर उसके बाद ये है आधुनिक। तो इस तरह से इन्होंने माना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रीतिकाल को किसने, मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? तो ये अलंकृत काल उन्होंने कहा था। ये आरंभिक है, प्रारंभिक नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक किसने कहा था वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर एक बार इनका सन भी पूछ लिया गया था, तो ये दो ठो मैं बता देता हूँ। 643 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी तक ये इन्होंने आरंभिक काल का समय माना था, और 1387 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी तक इन्होंने माध्यमिक काल का समय काल माना था। ठीक है, इसके आगे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा डीप हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना पेपर में आएगा सिर्फ उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पास विधेय पद्धति में। विधेय पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से रचनाकार हैं उनको देख लेते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, विधेय पद्धति। विधेय पद्धति, ठीक। तो हम लोग पहले देखेंगे कि विधेय पद्धति आखिरकार होता क्या है। तो विधेय पद्धति को देखेंगे हम लोग इसमें। तो इसमें जैसे कि इस पद्धति में ऐसे लिख लीजिएगा, इस पद्धति में रचनाकार की जाति, भाषा का विकास क्रम, ठीक। अब भाषा का विकास क्रम हो गया। अब यहाँ पर समाज को क्या दे दिए थे? तो समाज को देन। उन्होंने समाज को क्या दिया? अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने समाज को क्या दिया, या भाषा विकास क्रम क्या था उस समय, उन सब पर देखा जाएगा। या तो फिर रचनाकार की जाति क्या थी वो देखा जाएगा,
इन सभी मूल्यांकन पर, ठीक, इन सभी मूल्यांकन पर जो भी खरा उतरेगा उसको हम लोग किस पे रखेंगे, विधेय पद्धति के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है, यहाँ पर विधेय पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। तो विधेय पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो थे तेन, या फिर इसको एन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, मतलब विश्व में सबसे पहले। अब भारत में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन सी अपनी रचना दिए थे, ठीक है, और उसका हमारे हिंदी साहित्य में क्या उपयोगिता है, उन सबको हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं किसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा था, तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी रचना जो थी वो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बोल भी दे रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तो किस सन में लिखा था, 1929 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इन्होंने इसमें कुल रचनाकार कितने बताए, तो इन्होंने कुल रचनाकार 997 बताए, लगभग 1000। क्वेश्चन में एक लगभग 1000 भी आएगा तो उसको भी मार दीजिएगा, ये नहीं कि एग्जैक्ट देखे कि नहीं 997 ही होगा। अब इसके बाद प्रकाशक संस्था, मतलब ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, ठीक। ये काशी लिखने का अर्थ है कि काशी से ये प्रकाशन होता था। नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ से प्रकाशित की जाती थी, तो ये काशी से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी थी, इसका उद्देश्य ये था कि मतलब कई विद्वान होते थे, उनका मत अलग अलग होता था, उनका निजी मत होता था अपना, तो उन निजी मतों को सर्वमान्य मत में परिवर्तित करना था। किसको, नागरी प्रचारिणी सभा। ये चाहते थे कि मतलब एक समय काल हो जो सर्वमान्य हो, मतलब कहने का ये है कि एक उचित माना जाए कि यही होगा इसका आंसर। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा किसको, मिश्र बंधु, ठीक। मिश्र बंधु ने आदिकाल या आरंभिक काल मान लेते हैं उसको, आरंभिक काल उन्होंने कहा। आरंभिक काल का समय काल कितना माना, 643 से 1387 ईस्वी, ठीक, ये उन्होंने माना। अब आते हैं, चलिए रामचंद्र शुक्ल देखना है तो रामचंद्र शुक्ल जी को ही देख लेते हैं। रामचंद्र जी ने, इन्होंने क्या क्या आदिकाल माना या वीरगाथा काल, जो भी कहिए, मैं बताता हूँ कि वो किस आधार पर बांटे थे। तो उन्होंने 1050 से 1375, ये विक्रमी संवत है, ठीक है। इसको ईस्वी में बदलेंगे तो इसमें से 57 वर्ष पीछे जाएंगे हम लोग। ये क्या होता है, विक्रमी संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है, तो पीछे जाएंगे तो 57, अगर इसमें से घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर ये कितना बचा आपका, 57 घटाना था ना, 9 बच जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 993 ईस्वी से लेकर
इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 57 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 1318 ईस्वी। ठीक, तो ये देखिए इन दोनों में देखिए सन में क्या हुआ, डिफरेंस आया, विभिन्नताएं आई। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका सर्वमान्य किया जाए कि इनका, किसका माना जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना मत देंगे, तो यहाँ पर सर्वमान्य मत किसका है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यही है, कहने का मतलब ये था कि जो नागरिक प्रचारिणी सभा काशी में अब प्रकाशित की जाएगी उसी को मान्यता दिया जाएगा, कहने का मेरा ये आशय था। अब हम लोग देखते हैं कि नागरिक प्रचारिणी सभा ने इस हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने का इतिहास क्या था, इसके पीछे का साक्ष्य क्या था, कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ तक आया, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम लोग इधर आते हैं। तो सन 1908 की बात थी। 1908 में नागरिक प्रचारिणी सभा ने 3 लोगों को नियुक्त किया। 3 लोग कौन थे, आइए देखते हैं 3 लोग कौन थे। तो 1908 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1908 की बात है, नागरिक प्रचारिणी सभा, नागरिक प्रचारिणी सभा लिख लीजिएगा आप लोग, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी। तो इन्होंने 3 लोगों को नियुक्त किया। वो 3 लोग कौन थे वो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें हरदेव बाहरी, सरयूकरण पारीक और रामचंद्र शुक्ल जी थे। 3 लोगों को नियुक्त किया गया। अब किस लिए नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किया गया था हिंदी शब्दकोश का निर्माण करने के लिए, हिंदी शब्दकोश का निर्माण करने के लिए। तो हिंदी शब्दकोश का निर्माण करने के लिए इन तीनों लोगों को नियुक्त किया गया। तो इन्होंने काम शुरू कर दिया और इसके अध्यक्ष जो थे ये हरदेव बाहरी जी क्या थे, अध्यक्ष कौन थे, हरदेव बाहरी जी। ठीक, तो जो इसके अध्यक्ष थे हरदेव बाहरी जी, तो इन लोगों ने क्या किया, 1928 ईस्वी में हिंदी शब्दकोश को तैयार कर लिया। इसका नाम जो रखा था इन्होंने हिंदी शब्द सागर रखा। क्या रखा, हिंदी शब्द सागर, तो नाम रखा हिंदी शब्द सागर। अब इसके बाद इसकी भूमिका लिखने के लिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के लिए हरदेव बाहरी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को नियुक्त कर दिया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखना तो शुरू किया, भूमिका लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये भावनाओं में बह गए क्योंकि उनके पास ज्ञान तो अथाह था। ठीक है, तो ये भावनाओं में बह गए और बहकर इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ठीक, हिंदी साहित्य के विकास के नाम से भूमिका लिखी और ये इतनी बृहद हो गई कि इसको अलग से छपवाना पड़ा। और इसको अलग से छपवाया जब हिंदी साहित्य के विकास का, तो ये क्या हो गया, एक पुस्तक का रूप हो गया। और इसको अलग से छपवाने के बाद ये 1929 ईस्वी में फिर इसका नाम क्या पड़ गया, फिर 1929 में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में रखा गया। अब फिर उसके बाद अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था कि इसका पुनः संशोधित, लिख लीजिएगा आप लोग, संशोधित एवं परिवर्धित, संशोधित एवं परिवर्धित रूप जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो कब प्रकाशित किया गया था, तो पुनः कब प्रकाशित किया गया था, तो 1940 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग,
कि हिंदी साहित्य का विकास लिखा गया, जो कौन सा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही को हिंदी साहित्य का विकास होता है, ठीक है। तो ये भूमिका के रूप में लिखा गया था। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते क्या है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने भी तो काल विभाजन किया होगा, ठीक है। तो इनका जो काल विभाजन था ये दोहरे प्रवृत्ति पर आधारित था, दोहरा नामकरण किया था इन्होंने। तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहीं पर। तो दोहरा नामकरण इन्होंने किस किन आधारों पर किया था? तो एक तो काल के आधार पर किया, एक प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति का अर्थ ये होता है कि उस समय कौन सी प्रवृत्ति चल रही थी। जैसे कि वीर गाथा काल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, आदिकाल में वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि नामकरण की प्रवृत्ति कैसी थी। तो प्रवृत्ति दोहरी थी, मतलब नामकरण की प्रवृत्ति कैसा था? तो उन्होंने दोहरा नामकरण किया था। कैसा? दोहरा नामकरण किया था। नामकरण, दोहरा नामकरण का अर्थ ये देखिए कि एक तो काल के आधार पर बांटा था इन्होंने, एक प्रवृत्ति के आधार पर। जैसी प्रवृत्ति रहेगी उस समय का वैसा नामकरण किया। तो इन्होंने काल के आधार पर देखिए क्या बांटा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। काल लगा लीजिएगा आप लोग, ये काल लिख लीजिएगा। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आधुनिक काल। तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि काल के आधार पर। फिर उन्होंने कहा प्रवृत्ति जैसी रहेगी उस आधार पर। तो प्रवृत्ति कैसी थी? आदिकाल में तो वीरों की गाथाएं गाई जा रही थी, तो वीर गाथा काल। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल के समय क्या था? भक्ति चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये भक्ति काल था। फिर उसके बाद उन्होंने उत्तर मध्यकाल में आते तो वो देखते हैं कि रीति की अधिकता पाई गई, तो रीति काल उसको कहा। और फिर उसके बाद आधुनिक में उन्होंने कहा गद्य की अधिकता हो गई, तो गद्य काल। अब इसका समय क्या माना था उन्होंने? तो 1050 से 1375, ये सभी जो है ना विक्रमी संवत में मैं लिख रहा हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। 1375 से 1700, 1700 से 1900, सब विक्रमी संवत में हैं। और 1900 से अब तक। तो ये सब क्या है उन्होंने बताया। तो आदिकाल जो इन्होंने कहा था उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि ये आदिकाल पर ज़्यादा विशेष बल, उनकी प्रधानता जो थी ना वो प्रवृत्ति को दी थी। प्रधानता उन्होंने माना किसको था? कहा कि अगर मेरा मत लिया जाए सरमान तो इसको लिया जाए, ये वाला मन। तो वीर गाथा काल जो उन्होंने नाम दिया ना आदिकाल को, उसके विरोधी, मतलब विरोधी का मतलब कि उसके आलोचक बहुत सारे लोग हुए। तो उसमें जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ने कहा कि वीर गाथा काल न होकर उन्होंने कहा आदिकाल ही इसका सबसे उपयुक्त नाम है। और सभी लोगों ने अलग अलग नाम बताया। जैसे मिश्र बंधु ने कहा नहीं, आदिकाल का नाम आरंभिक काल रहना चाहिए। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं नहीं, प्रारंभिक काल होना चाहिए या शून्य काल। तो ये इन्होंने कहा था। तो इसके बहुत सारे आलोचक हुए, लेकिन ये भक्ति काल को इन्होंने जिस आधार पर बांट दिया, कोई विरोधी नहीं हुआ। जैसे देखिए कि भक्ति काल को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भक्ति काल को 2 भाग में पहले बांट दिया है। 2 भाग में मतलब जैसे देखिए इन्होंने क्या कहा कि प्रेमाश्रयी, भक्ति काल को 2 भाग में बांटा। पहले इसको ऐसे करते हैं ना, पहले सगुण पहले निर्गुण में करते हैं। जैसे देखिए सगुण बांट दिया, फिर निर्गुण, सगुण निर्गुण। और निर्गुण को भी फिर इन्होंने 2 में बांट दिया था, क्या? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और फिर ज्ञानाश्रयी। नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ ज्ञानाश्रयी, ठीक। इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी में।
और सगुण को इन्होंने बांट दिया था कृष्ण और राम भक्ति में, कृष्ण और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो ये देखिए, इसके बाद आज तक न इसको कोई परिवर्तित कर पाया, न कोई इसको क्या किया, समालोचना इसका कर पाया कोई। तो आज तक यही नाम चला जा रहा है। तो भक्ति काल का कोई भी विरोधी इनका नहीं हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब इसके आगे हम लोग अगला पद्धति देख लेते हैं। तो अगला पद्धति हम लोग देखेंगे आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक जो पद्धति है वो राम कुमार वर्मा जी का है। तो उन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आइए देखते हैं राम कुमार वर्मा जी को। अब हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, आलोचनात्मक पद्धति। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आलोचनात्मक पद्धति क्या है। तो आलोचनात्मक पद्धति में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले रचनाकारों के परिचय पर ज्यादा ध्यान न देकर उनके दोष और गुण पर ध्यान दिया गया है। तो देखते हैं, तो इसमें रचनाकारों के परिचय पर ज्यादा ध्यान न देकर उनके गुण व दोष पर ध्यान दिया गया है, विशेष बल दिया गया है। ठीक है। तो आलोचना का अर्थ क्या होता है? तो आलोचना का अर्थ होता है कि निजी मान्यता के आधार पर किसी के दोष व गुण को बताना ही क्या है, वो आलोचनात्मक होता है, आलोचना होता है। किसी का आलोचना का अर्थ यही होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो एक होता है सम आलोचना। सम आलोचना का अर्थ होता है शास्त्रीय मत के आधार पर, शास्त्रीय विवेचना, जैसे कि शास्त्रीय मत के आधार पर। शास्त्रीय मत का अर्थ होता है कि नियम, किसी न किसी नियम के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उनका दोष व गुण बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो वो थे राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा, इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था, राम कुमार वर्मा जी ने। तो इन्होंने एक रचना लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा? तो ये इन्होंने 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। और इसमें इन्होंने क्या बताया, देखिए 693 से 1693 ईस्वी के बीच ही इन्होंने इसका जिक्र किया है। इस आलोचना में 693 से 1693 ईस्वी के बीच तक के ही लेखकों या गद्यकार को लिया गया है। लेखक क्या, वो रचनाकारों को ही लिया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें आदिकाल और भक्ति काल, यही दो काल लिया गया है। इसी के बारे में विस्तृत आलोचना की गई है। तो इसमें भक्ति काल के बारे में विस्तृत क्या दिया गया है, विस्तृत विवरण दिया गया है, उनके बारे में आलोचना की गई है। विस्तृत आलोचना किसमें किया गया था? तो भक्ति काल में किया गया है। और इन्होंने पहला कवि किसको माना है? तो पहला कवि इन्होंने माना है, हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को। किसको माना है? स्वयंभू को। तो यहां से लगभग इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी एक दो पद्धति और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ हम लोग पढ़ लेंगे जैसे कि विशेष क्या है, रचनाकार है, उनके इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं वो विशेष रूप से हम लोग पढ़ लेंगे 10-5, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।